नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा ठाकुर। आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। बसपा छोड़कर कांग्रेस में आए विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की पूरी संभावना और कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बिजली बिल माफ करने की उठी मांग। विधायकों ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात। अब तक के बकाया बिल को 2-3 किश्त में एडजस्ट करने की दी सलाह। लॉकडाउन के दौरान बिजली बिल नहीं जमा करना पड़ा भारी। 4 महीने के बिजली बिल को भरना होगा एक साथ। 30 जून तक बिल जमा ना करने पर देना होगा 2% जुर्माना। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का रामदेव पर हमला। कहा, देश हित में क्यों नहीं मुफ्त में बांट रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवा। कोरोना के नाम पर दवा बेचने को बताया देश के साथ ठगी। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव होने के बाद अब राजनीतिक नियुक्तियों का दौर शुरू हुआ है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चाएं भी शुरू हो गई है। हाल ही में बसपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की पूरी संभावना है। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक जोगिंदर अवाना का कहना है कि बसपा को छोड़कर कांग्रेस में आए किसी भी विधायक को पद का लालच नहीं है। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अधिकार है और वो किसे मंत्रिमंडल में शामिल करें या किसे नहीं। वहीं अवाना ने यह भी कहा कि हम सभी विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कामों और भावनाओं से प्रेरित होकर उनके साथ आए हैं। सरकार को स्थिर करने के लिए हम कांग्रेस में शामिल हुए हैं, हम किसी लालच में नहीं आए हैं। विधायक जोगिंदर अवाना ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो भी निर्णय करेंगे वो उन सभी को मान्य होगा। हम सब लोगों ने कुछ देखा है माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर। विकास पुरुष हैं, जिस तरह यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हैं। हमने बहुत बारीकी से सारी चीजों का अध्ययन करके, मेरा राजनीतिक जीवन 30 साल का हो गया, तो हम लोगों ने कुछ देखा होगा। जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग प्रेरित होकर उनकी भावनाओं से, उनके कामों से, जो प्रदेश में जिस तरह के चल रहे हैं, और एक सरकार को स्थिर करने के लिए हम लोग आए और किसी लालच में नहीं आए, कोई कंडीशन पे नहीं आए। जो भी निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे वो हमें मान्य होगा। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए हम रुक करेंगे जयपुर का, जहां से हमारे साथ हमारे रेसिडेंट एडिटर संजय वोरा जी जुड़ गए हैं। संजय जी, तो राजनीतिक नियुक्तियों और कैबिनेट के विस्तार की बात यहाँ राजस्थान के संदर्भ में चल रही है। क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पर उनके लिए जो बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं? आकांक्षा, बहुत लंबे समय से ये चर्चा चलती आ रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, क्योंकि 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं और अभी केवल 23 मंत्री हैं, यानी 7 पद खाली हैं। और ये माना जा रहा था कि राज्यसभा चुनाव होने तक ही इनको रोका गया है, ताकि उसके बाद अगर किसी को एडजस्ट करना हो, जैसे बहुजन समाज पार्टी से जो विधायक आए हैं तो इनको एडजस्ट करना हो, तो इसलिए ये पद खाली छोड़े गए हैं। पिछली बार भी जब अशोक गहलोत की सरकार थी 2008 से 2013 में, तो उस समय भी 6 लोग बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए थे और उसके बाद उनको किसी को मंत्री बनाया गया, किसी को संसदीय सचिव बनाया गया। तो इस बार भी यही उम्मीद लगाई जा रही है। इसके अलावा पार्टी के अन्य वरिष्ठ विधायक हैं, बहुत से लोग हैं जो मंत्री पहले रह चुके हैं, लेकिन इस बार उनको जगह नहीं मिल पाई। तो सबकी उम्मीदें हैं और माना जा रहा है कि चूंकि अब लगभग 1.5 साल हो चुका है, इसलिए मुख्यमंत्री शायद कुछ फेरबदल करें। जी संजय जी, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ विधायक जोगिंदर अवाना जी भी जुड़ गए हैं। अवाना जी, तो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही है, क्या कुछ उम्मीद है आपको इस मंत्रिमंडल विस्तार से? तो अवाना जी से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हम रुक करेंगे हमारे रेसिडेंट एडिटर संजय जी का। संजय जी, क्योंकि बसपा से जिस तरह से आपने बताया कि विधायक जो आए हैं उनकी कहीं ना कहीं उम्मीदें यहाँ लगी हुई है मंत्रिमंडल विस्तार से, और लंबे समय से इस बारे में जो है चर्चा भी चल रही है, तो यहाँ पर सभी को खुश करके रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी अशोक गहलोत के कंधों पर है। आपने बिल्कुल सही कहा। संजय जी, आपको यहाँ पे रोकूंगी। विधायक जोगिंदर अवाना जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे संपर्क हो गया है। जोगिंदर अवाना जी, तो राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही है और कितनी उम्मीद है आपको इस मंत्रिमंडल विस्तार से? देखिए, जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, ये निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का है। और रही दूसरी बात कि आपने कहा कि कितनी उम्मीद आपको है, मुख्यमंत्री जी जैसा चाहेंगे
हमारे नेता हैं और उनका जो निर्णय होगा वो हमारे लिए सर्वमान्य होगा। जी अवाना जी, जैसा कि आपने अपने रिएक्शन में कहा था कि बसपा को जो है मंत्रिमंडल की उम्मीदें ज्यादा हैं, उन लोगों को लालच है पद का, आप लोगों को नहीं है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या क्या कुछ समीकरण आपको बनते दिखाई दे रहे हैं इस पूरे निर्णय को लेकर? देखिए, हम लोगों ने पहले दिन ही कहा था, जिस दिन हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी सभी 6 साथियों ने, कि हम लोग कांग्रेस में आए तो बिना किसी शर्त के आए। तो हमारे सामने कोई शर्त नहीं थी, हमारी कोई शर्त नहीं थी, और हम लोगों ने केवल प्रदेश हित को देखते हुए, और आज जो हालात पूरे देश में हैं, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या पिछले दिनों राज्यसभा का जो चुनाव हुआ उसमें करना चाहती थी, इन सारी चीजों को देखते हुए, अपने क्षेत्र के विकास को देखते हुए, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा जीवन देखा है, राजनीतिक जीवन है, जो जिस तरह वो मुख्यमंत्री रहते हुए जितने उन्होंने कार्य किए, सारी चीजें की, तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो हमेशा हर हित का, हर वर्ग का इतना ध्यान रखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, जिसका कोई जवाब नहीं। और हम लोग उनसे प्रेरित होकर उनके कार्यों को देखते हुए और सारी चीजों को, क्षेत्र के विकास को देखते हुए, सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया और बिना शर्त हम लोग कांग्रेस पार्टी में आए हैं। तो जहां तक मंत्रिमंडल और दूसरी सारी चीजें हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है, वो जो कहेंगे हम मंजूर होगा। जी जी जोगिंदर जी, जिस तरह से आपने बोला कि पद का लालच नहीं है और आप अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री हैं उनका काम देखते हुए यहाँ पर आए हैं, जैसा कि आपने कहा आपके साथ और भी लोग हैं जो बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, क्या सभी का मानना भी यही या फिर कहीं से कोई विरोध का सुर आगे चलकर सुनाई दे सकता है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता, हम 6 साथी हैं और हर रोज करीब करीब हमारी आपस में बात होती रहती है, कोई विरोध जैसी तो बात नहीं है। और ये तो ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप 5 अन्य जो साथी हैं उनसे बात करें, लेकिन जहां तक मेरा अपना मानना है, कहीं कोई विरोध नहीं है, पूरी आस्था हमारी कांग्रेस पार्टी में है, माननीय श्री अशोक गहलोत साहब में है, हमारे मुख्यमंत्री जी में, और उनका जो निर्णय होगा हमें सर्वमान्य होगा। जी अवाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। उधर जयपुर के विधायकों ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर बिजली बिल माफ करने की मांग की है। मंत्री प्रताप सिंह, मुख्य सचेतक महेश जोशी, रफीक खान, गंगा देवी, वेद सोलंकी और लक्ष्मण मीणा ने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि सरकार गरीबों और मध्यम वर्ग को राहत दे। विधायकों ने अब तक के बकाया बिल को 2-3 किश्त में एडजस्ट कराने की मांग भी की है। इसके साथ ही विधायकों ने स्कूल कॉलेजों की परीक्षा नहीं कराने की भी बात रखी है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार कोरोना फैल रहा है, ऐसे में बिना परीक्षा अगली क्लास में प्रमोट किया जाए। इसके साथ ही स्कूल फीस में भी रियायत देने के प्रयास करने की मांग की गई है। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस विधायक रफीक खान जी भी जुड़ गए हैं। रफीक खान जी, आपका स्वागत है स्वराज राजस्थान में। आज जो आपकी बैठक हुई, इसमें तमाम तरह की मांगे रखी गई सीएम गहलोत के सामने कि जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब है, उनको जो है सहायता दी जाए, उनको थोड़ी सहूलियत दी जाए। क्या क्या मांगे मुख्य रूप से आपने रखी है और क्या एक्शन उस पर सरकार लेती नजर आ रही है? देखिए, ऐसा है कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सिंह खाजरेवाल जी मेरे साथ थे और महेश जोशी जी साथ में थे, जयपुर के विधायक गंगा देवी जी थी, प्रकाश जी थे, लक्ष्मण मीणा जी थे। तो हम सभी का ये व्यू था कि जो जिस तरह के हालात पिछले दिनों में पूरे देश में है, पूरी दुनिया में है, ऐसी स्थिति में अभिभावकों के लिए ये मुश्किल होता जा रहा है कि वो स्कूल फीस जमा करा पाए। तो हमने मांग की कि एटलीस्ट जो भी सहायता मिल सके, स्कूलों को डायरेक्शन मिल सके, वो फीस बच्चों की वेव ऑफ की जाए, चाहे किसी भी अनुपात में की जाए। और बिजली के बिलों के लिए हमने एक जरूर मांग रखी कि जो भी गरीब आदमी है, आम आदमी है, जिनका कंजम्पशन बिल्कुल नॉमिनल उसके आधार पे है और मिनिमम चीजें यूज करता है, और लॉकडाउन के पीरियड में वो कहीं काम नहीं कर सका, कहीं काम कर रहे थे तो उसके धंधे छूट गए, तो सभी का एक स्वर में ये राय थी कि इनको कुछ रियायत दी जाए, बल्कि जो गरीब आदमी, आम आदमी है, उनका तो बिल माफ किया जाए, जो 100 यूनिट से कम है या 50 यूनिट के आसपास 60 यूनिट 70 यूनिट महीने में कंज्यूम करते हैं, और जिनके ज्यादा बिल हैं, बड़े बिल हैं, और जो लॉकडाउन पीरियड में घर में रहने से ज्यादा आगे हैं, तो तमाम तरह की सहूलियत कोरोना के समय में जब परेशानियां आम आदमी को पड़ रही है, तो वो सहूलियत देने की मांग यहाँ पर आपने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया रफीक खान जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए।
उधर लॉकडाउन के दौरान बिजली बिल जमा नहीं करवाने वाले उपभोक्ताओं को अब 4 महीने का बिजली बिल एक साथ भरना होगा। अगर 30 जून तक जिसने बिल जमा नहीं करवाया है तो पूरे 4 महीने की बिलिंग राशि पर अब 2% पेनल्टी भी देनी होगी। बकाया राशि जमा नहीं होने पर जुलाई के दूसरे सप्ताह से बिजली कनेक्शन काटना शुरू कर दिया जाएगा। जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम के प्रबंधन ने सभी इंजीनियर्स को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में किसानों और 150 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने वाले घरेलू, अघरेलू और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को विलंब शुल्क भी भरना होगा। हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ गए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। रामस्वरूप, तो जिन लोगों ने 4 महीने तक लॉकडाउन के दौरान बिल नहीं भरा, अब उनके ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ जहां पे लॉकडाउन के चलते नौकरियां चली गई है, आमदनी लगभग आधी हो चुकी है, उनको बिजली बिल की पेनल्टी देनी पड़ेगी, साथ ही पूरा बिल एक साथ जमा करना पड़ेगा अगर देरी हुई तो। बिल्कुल पूर्व में एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार ने छूट प्रदान की थी। जिस तरह से शुरुआत में जब मार्च में जब इसका प्रकोप पूरा बढ़ा, कोरोना संक्रमण का, इस तरह महामारी का जो प्रकोप देश प्रदेश में देखा गया, तब सरकार ने जो है एक तरह से छूट दे दी गई थी कि मार्च का जो बिल है वो अभी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिसके बाद में जब और आगे महामारी का रूप लगातार बढ़ता रहा, संक्रमण कम नहीं हुआ, तो इसके बाद में भी लगातार जो है सरकार के द्वारा जितने भी उपभोक्ता है उनको लगातार छूट दी गई, छूट का दायरा लगातार बढ़ाते रहे। लेकिन अब क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि ये लंबे समय तक चलने वाला है, ऐसे में जो मार्च से लेकर के 30 जून तक की जो छूट दी गई थी बिजली बिल जमा कराने में, बिना किसी पेनल्टी के जमा कराने की जो छूट थी, तो उसमें अब ये कहा गया कि अब 3-4 महीने का समय हो गया है और अब जो है बिल जमा कराना ही है। लेकिन अभी जुलाई के दूसरे सप्ताह से जो है इस तरह का कहा गया कि बाकी जो जितना बिल है अगर अभी समय रहे तो जमा करा दिया जाए, जितना भी बिल पड़ा, क्योंकि पुराने महीनों का जो बिल जो था उसमें कोई पेनल्टी की बात नहीं थी। अब ये कहा गया है कि अब क्योंकि काफ़ी समय हो गया है और हालात जो है जस के तस सेम ही रहेंगे, तो अब बिल जमा कराना है और 2% जो है उन पर जुर्माना की बात कही गई है। हालांकि मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछले 3 महीने में सरकार के द्वारा लगातार छूट दी गई, छूट को आगे बढ़ाया गया, तो अभी भले ही विद्युत वितरण निगम द्वारा सभी उपभोक्ताओं को ये कहा गया होगा कि बिल जमा कराना है, लेकिन जिस तरह से विधायकों की या बाकी जनप्रतिनिधियों की मांग रही है सरकार से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर कि कुछ राहत प्रदान की जाए, तो मुझे लगता है कि ये राहत और आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन आज की बात करें तो अभी की खबर यही है कि तो आगे चलकर कहीं ना कहीं रियायत दी जाए, ये मांग रखी गई और शायद सरकार इस पर जो है विचार भी करेगी और लोगों तक रियायत जो है मुहैया कराएगी। रामस्वरूप, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के विजन मिशन का विमोचन किया। उन्होंने बोर्ड के कार्यकाल को 1 वर्ष पूरा होने पर आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल और सभी सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बाल अधिकारों की रक्षा और उन्हें देश का सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं देने के लिए समर्पित है। उन्होंने पिछले 1 साल में बाल अधिकारों के संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए आयोग की सराहना भी की। साथ ही आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने बताया कि विजन डॉक्यूमेंट में आयोग ने 1 साल में
बच्चों को सशक्त बनाने की दिशा में किए गए कार्यों, नवाचारों और सफलताओं को दर्शाया है। साथ ही बाल अपराधों की रोकथाम के लिए आगामी कार्य योजना, बाल अधिकार संरक्षण कानूनों की जानकारी को भी शामिल किया गया है। उधर राज्य सरकार ने जिला प्रभारी मंत्रियों को और भी अधिक ताकत दे दी है। इसके लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए जिला में गठित डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का अध्यक्ष कलेक्टरों की जगह जिला प्रभारी मंत्रियों को बना दिया गया है। वहीं संबंधित जिले के सांसद और विधायकों को ट्रस्टी बनाया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। जिला प्रभारी मंत्री को ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाए जाने की अधिसूचना के बाद इसे दबी जुबान में ट्रस्ट के राजनीतिकरण की बातें उठ रही हैं। जानकारी के अनुसार जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन गवर्निंग काउंसिल और मैनेजिंग काउंसिल होती है, लेकिन गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। लेकिन जिला प्रमुख की बैठकों में सांसद और विधायक नहीं जाते थे, जिससे विकास कार्यों के लिए फंड से राशि की स्वीकृति नहीं हो पाती थी। इसके बाद फरवरी 2019 में दोनों काउंसिल का अध्यक्ष जिला कलेक्टर को बना दिया। खनिज विभाग के अधिकारियों के अनुसार इसके बाद इस ट्रस्ट से विकास कार्यों को लेकर काफी कम बजट स्वीकृत हुआ। जानकारों का मानना है कि सरकार के इस कदम से इस ट्रस्ट का राजनीतिकरण कर दिया गया है। वही विवाद अब भी नहीं थमेगा, क्योंकि जहां बीजेपी के सांसद या विधायक हैं, उनके क्षेत्र में विकास कार्यों से राशि स्वीकृत करने में प्रभारी मंत्रियों के ट्रस्ट के अध्यक्ष के तौर पर भेदभाव कर सकते हैं। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे रेसिडेंट एडिटर संजय वोरा जी का। संजय वोरा जी, तो जिला प्रभारी मंत्रियों को ज्यादा ताकत देने के लिए ट्रस्टी बनाए जाने की योजना सरकार लेकर आई है। इस पूरी योजना की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, और जो राजनीतिकरण का जो आरोप लग रहा है, क्या किस हद तक वो सही है? देखिए, ये माइंस और मिनरल्स जो एक्ट था वो 1997 का, उसमें अमेंडमेंट किया गया था, और जिन जिलों में खनन का काम होता है वहाँ पे जो पर्यावरण को नुकसान होता है और जो लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान होता है, तो उसमें उसके लिए ये फंड बनाया गया था। इसमें काफ़ी पैसा आता है और इसे अब तक कलेक्टर के अधीन ही हुआ करता था, लेकिन अब चूंकि मंत्रियों को बनाया जा रहा है तो ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें राजनीतिक दखलंदाजी की पूरी गुंजाइश रहेगी, क्योंकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ज़्यादातर जो माइंस हैं वो बहुत से नेताओं और उनके रिश्तेदारों की होती है, और इसलिए राजनीतिक दबाव इसमें पड़ना स्वाभाविक है। यदि ये कलेक्टर के अंडर में रहता है तो शायद चूँकि एक ऑब्जेक्टिविटी हम इसमें देख सकते हैं। कहा यह जा रहा था कि चूँकि जिला प्रमुख जो है, विधायक और सांसद अपने आप को जिला प्रमुख से ऊपर मानते हैं, इसलिए वो वहाँ मीटिंग्स में जाते नहीं थे। तो ये कोई कारण नहीं हो सकता इस बात का कि आप एक ऐसी फंड को जो कि इतने महत्वपूर्ण पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित है, वो आप एक ऐसे प्रभार में ला दें जहाँ पे कि राजनीतिक दखलंदाजी की गुंजाइश हो और उस फंड का ढंग से उपयोग ना हो पाए। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जी संजय जी, यहाँ पे भेदभाव के आरोप भी लगने की पूरी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जो नॉन कांग्रेस के जितने भी विधायक या सांसद है वो कहीं ना कहीं विपक्ष इस बात को उठाएगी कि उनके साथ भेदभाव हो सकता है। इसे कहाँ तक सरकार जो है इससे बचने की कोशिश कैसे करेगी? आकांक्षा, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भेदभाव की इसमें गुंजाइश कम रहेगी। कारण इसका ये है कि बहुत सी जो माइंड्स हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि कौन आदमी किस पार्टी में है, बहुत से जो कांग्रेस और बीजेपी के नेता हैं वो साझेदारी में माइंड्स चलाते हैं, और न केवल माइंड्स में बल्कि लिकर और माइंड दोनों इस तरह के जो बिजनेस जितने भी हैं कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह के, उन सब में वो साझेदार हैं। तो इसलिए भेदभाव से ज़्यादा इसमें राजनीतिक दबाव और पर्यावरण को नुकसान की ज़्यादा गुंजाइश है। जी संजय जी, शुक्रिया इस तमाम इनसाइट के लिए। उधर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने रामदेव के कोरोनिल दवा को लेकर उन्हें आड़े हाथों लिया है। रघु शर्मा ने कहा है कि रामदेव को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, WHO और ICMR के पास भी इसकी कोई दवा नहीं है। ऐसे में कोई अचानक दवा बनाने का दावा करे तो ये देश के साथ क्रूर मजाक है। बाबा रामदेव व्यापारी हैं, व्यापार करें, इसमें कोई एतराज नहीं, लेकिन कोरोना की दवा बताकर कोरोनिल को बेचना या प्रसारित करना ये देश के साथ ठगी है। उन्होंने कहा कि इम्यूनिटी पावर तो काढ़ा पिलाने से भी बढ़ती है और राज्य सरकार को 20 लाख लोगों को निःशुल्क काढ़ा पिलाया भी है।
वहीं उन्होंने रामदेव से अपील की है कि अगर उनके मन में देश सेवा की भावना है तो वे इसे बेचने के बजाय देश की जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराएं। कोरोना के दौर में व्यापार करने के बजाय सेवा करें। दवा के रूप में प्रचारित करके लोगों से ठगी का काम कर लो, धोखाधड़ी का काम कर लो, तो ये तो क्रूर मजाक होगा। लोग वैसे ही बहुत भयभीत हैं, दुखी हैं और सदी की इस खतरनाक बीमारी को झेल रहे हैं। ऐसे में कोई आदमी ये दावा करे कि ये दवा है, मैं समझता हूँ इससे गंदा मजाक कोरोना की इस महामारी के दौर में कोई हो नहीं सकता। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए राष्ट्र के नाम, आम आदमी से, क्योंकि आप पतंजलि नाम से कोरोनिल की दवा ये दावा करके भेज दो कि ये दवा है, 3 दिन में ठीक करेगी, 7 दिन में ठीक करेगी। ये प्रदेश की जनता और हमारे देश की जनता के साथ धोखा नहीं है तो क्या है। वहीं राजस्थान में कोरोना महामारी के बीच यूथ कांग्रेस के चुनाव परिणाम बदले जाने पर अब एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। 9 मार्च को घोषित परिणामों में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए सुमित भगासरा ने केंद्रीय नेतृत्व और इलेक्शन कमेटी पर गंभीर आरोप लगाए। भगासरा ने कहा है कि यूथ कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव में गड़बड़ी होना बताकर 7 अप्रैल को पुनः चुनाव परिणाम जारी किया, जिससे उन्हें हारा हुआ बताकर विधायक मुकेश भाकर को यूथ कांग्रेस का विजय प्रत्याशी बता दिया गया। राजस्थान यूथ कांग्रेस चुनाव परिणाम जो बदले गए थे लॉकडाउन के अंदर, उसमें इलेक्शन कमेटी के द्वारा ये कहा गया था कि वोटों के अंदर गड़बड़ी पाई गई है और उसके लिए अनजान लोगों के खिलाफ दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में यूथ कांग्रेस की तरफ से FIR दर्ज करा दी गई है। और जैसे ही FIR के परिणाम, जांच के परिणाम सामने आएंगे, उसके आधार पे यूथ कांग्रेस संगठन अपने आगे का निर्णय लेगा। रुक करेंगे हमारे संवाददाता रामस्वरूप का, जो जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामस्वरूप, तो यूथ कांग्रेस के चुनाव परिणाम को लेकर विवाद हो रहा है, क्या पूरा मामला है और क्या इस पूरे मामले को लेकर कोई जांच बिठाई जा रही है? देखिए, पहली बार यूथ कांग्रेस का जो चुनाव है वह ऑनलाइन जरिए हुआ था और इसी लिहाज से, क्योंकि इससे पहले जब भी चुनाव हुए तो वो बैलेट पेपर के जरिए चुनाव हुए थे, पहली बार ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए चुनाव हुआ, जिसमें ऐप के जरिए और ऑनलाइन के जरिए मतदान करना था। उसमें यह रहा कि जब पूरा मतदान हो गया था तो उसके बाद में जब परिणाम आया था मार्च के शुरुआती पहले सप्ताह में, तब 50,000 वोट पाए गए थे सुमित भगासरा के, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो उसको जीता हुआ प्रत्याशी घोषित किया गया, यानी कि उनको अध्यक्ष बनाया गया और जो दूसरे नंबर पर है थे मुकेश भाकर, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन इसी बीच चुनाव में ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान बहुत बड़ी गड़बड़ियों का आरोप लगे। इसके बाद में जो है इस परिणाम पर रोक लगा के अप्रैल में जो है इस चुनाव का दोबारा से परिणाम घोषित किया गया केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा। तब यह कहा गया था कि इसमें बहुत भारी गड़बड़ियां हुई है, टेक्निकली गड़बड़ियां हुई है, इसी लिहाज से पार्लियामेंट थाने में मुकदमा दर्ज करा गया है। जब पुलिस इसकी जाँच करेगी, उसकी जाँच की रिपोर्ट के आधार पर आगे फिलहाल जो है जांच के आदेश दे दिए गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही जो है पता चल पाएगा कि आखिर पूरा मामला किस तरह सुलझता हुआ दिखाई देगा। शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी के लिए। उधर राजस्थान पुलिस महकमे का अब और आधुनिकीकरण कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से आज जयपुर पुलिस को 70 नई चेतक और 124 नई सिग्मा गाड़ियां उपलब्ध करवाई गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास से इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, डीजीपी उपेंद्र सिंह और पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। हमारी कोशिश है, आज जयपुर पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम है 6 मिनट 37 सेकेंड, इसको घटा के 5 मिनट से कम करने का प्रयास है। और चूंकि ये वाहन भी नए हैं, इनमें टेक्नोलॉजी भी नई है, तो ये हमारे अपराध को रोकने में, कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण करने में कारगर साबित होंगे। उधर राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों का दायरा लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार सुबह की रिपोर्ट में 115 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे अधिक उदयपुर में 21 केस सामने आए, वहीं बीकानेर में 12, धौलपुर और राजसमंद में 10-10 केसेस, जालौर में और जयपुर में 9-9 नए कोरोना के केस सामने आए। प्रदेश में अब कोरोना पॉजिटिव्स की संख्या 18,000 के पार पहुंच गई है। हालांकि इनमें से 14,000 से अधिक मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। वहीं बात करें कोरोना से हुई मौतों की, तो इस मामले में अब तक 426 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सूरज राजस्थान में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।